एवरीवन, सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है एम आई द एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट। ये होने वाला है एपिसोड 1। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यू सीरीज को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सबसे पहले मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जूनियर हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद 3 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि सभी उसको परेशान करते थे, और बताता है कि वैसे भी मेरी लाइफ में मेरा कोई गोल नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड बेड पे लेट कर फोन चला रहा होता है। तभी अचानक से उसके फोन से बहुत तेज रोशनी निकलने लग जाती है। रोशनी की वजह से मेन लीड की आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही होती है। वो लड़की बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सेलेक्ट हो चुके हो रियन गार्डनर होने के लिए। ये सुनकर मेन लीड को पता चल जाता है कि वो अब मर चुका है। फिर वो लड़की बोलती है कि अब तुम जिस वर्ल्ड में जा रहे हो वो एक न्यू वर्ल्ड है और वहाँ पे सब कुछ मैजिक है, इसलिए मैं तुमको और भी ज्यादा पावर और मैजिक दे रही हूँ जिससे कि तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से रह सको। फिर हमारा मेन लीड सोचता है कि अगर मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक शांति भरी जगह पर पैदा होने का मौका मिले जहाँ पर मैं शांति से रह सकूँ। इसके बाद वो लड़की हमारे मेन लीड को रीबर्थ कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड किसी और वर्ल्ड में पैदा हो चुका होता है और वो इस टाइम एक छोटा सा बेबी होता है। और तभी वो देखता है कि इस बार वो एक किंग के घर पर पैदा हुआ है, जिस पर कि वो किंग बोलता है कि हमारा राजकुमार बहुत अच्छा है जो कि आगे जाकर हमारी जगह लेगा। फिर वो किंग बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं, इसके चेस्ट पर एक निशान है जिससे कि ये प्रूफ होता है कि हमारा ही बेटा है। फिर वो एक ओप मंगवाता है और फिर अपने बेटे का मैजिकल टेस्ट करने लग जाता है। वो ओप बहुत ही तेजी से चमकने लग जाता है जिसकी वजह से वो किंग सोचता है कि शायद मेरे बेटे का मैजिकल पावर 50 या 40 तो होगा ही, बट जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट 2 होता है, जिसको देखकर वो किंग भी बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इस वजह से कोई भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो किंग बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि हमारा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो क्वीन भी बोलती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो किंग और क्वीन मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सभी को ये बताएंगे कि जैसे ही हमारा बेटा पैदा हुआ वो वैसे ही मर गया। ये बात सुनकर हमारा मेन लीड बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर मैं मर कैसे सकता हूँ, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। फिर वो क्वीन बोलती है कि अब इस बच्चे को जल्दी से यहाँ से ले जाओ और किसी दूर जंगल में इसको छोड़ कर आ जाओ। अब ये सारी चीजें वो गॉड देख रही होती है और बहुत परेशान होती है। तभी दूसरी गॉड आकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही हो। फिर वो गॉड बताती है कि अभी अभी जिस लड़के को मैंने रीइनकार्नेट किया था उसको मैंने ओवर पावर स्किल दी थी जिसके बारे में किसी ने भी पता नहीं लगाया, बस मैंने उसको एलिमेंट्स देना भूल गई थी। फिर दूसरी गॉड पूछती है कि तुमने उसको कितनी पावर दी थी। फिर वो गॉड बताती है कि मैंने उसको 1002 पावर दी थी, बट ये सब उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि इनके वर्ल्ड में जो डिवाइस है वो बस 2 ही बता पाता है, उससे आगे के बारे में नहीं बता पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन लीड को एक जंगल में फेंक दिया जाता है। वो जंगल बहुत सुनसान होता है जिसकी वजह से हमारा मेन लीड उठने की कोशिश करता है, बट वो एक बेबी होता है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता है। फिर उसको याद आता है कि वो अभी भी बैरियर मैजिक कर सकता है। इसके बाद वो बैरियर मैजिक करने लग जाता है। फिर वो उस बैरियर मैजिक को क्यूब की फॉर्म में चेंज कर देता है और बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैजिक यूज करना कितना इजी है। फिर वो उस मैजिक को अलग अलग शेप में चेंज करने लग जाता है और फिर एक क्यूब बनाकर अपने ऊपर रखने की कोशिश करता है और लास्ट में वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और उस बैरियर की मदद से वो उड़ने भी लग जाता है, जिसको देखकर हमारा मेन लीड बहुत खुश होता है और बोलता है कि ये मैजिक तो बहुत काम का है। तभी वहाँ पर एक खतरनाक जानवर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वो बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से हमारे मेन लीड को कुछ भी नहीं होता और वो जानवर हमारे मेन लीड का कुछ नहीं कर पाता। फिर हमारा मेन लीड उस लोमड़ी को हराने के लिए छोटे छोटे क्यूब बनाता है और उस पर अटैक
अटैक करता है बट उससे उसका कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो ट्राई करता है कि वो एक बड़े बड़े क्यूब बनाए और उनकी मदद से वो पेड़ों को उठाकर उसकी तरफ मारता है, जिसकी वजह से उस लोमड़ी को थोड़ी बहुत चोट लगती है। बट फिर भी वो लोमड़ी वापस से खड़ी हो जाती है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेन लीड को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने क्यूब की मदद से एक बहुत बड़ी ज़मीन को उठा लेता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। तभी वो लोमड़ी बोलती है कि अरे बस बस रहने दो, इससे आगे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे आगे सरेंडर करती हूँ। अब ये सुनकर हमारा मेन लीड बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है क्या ये लोमड़ी बात कर सकती है? फिर वो लोमड़ी हमारे मेन लीड से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम्हें इसलिए खाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने पावर को बढ़ाना चाहती थी। फिर वो लोमड़ी उससे पूछती है कि बट आखिर तुम हो कौन? बट हमारा मेन लीड एक बेबी होता है, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता है। फिर वो अपने क्यूब को गले से अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से वो बात कर सके। अटैच करने के बाद वो उससे बोलता है हेलो, जिसको सुनकर वो लोमड़ी बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुम बात कर सकते हो? आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? फिर हमारा मेन लीड उस लोमड़ी को अपना रियल नेम नहीं बताता जो कि उसको किंग ने दिया था। वो उस लोमड़ी को अपना नाम हरूटो बताता है और बोलता है कि मैं एक किंग के घर पर पैदा हुआ था बट मेरा लेवल कम होने की वजह से उन लोगों ने मुझे इस जंगल में फेंक दिया। फिर वो लोमड़ी बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तो फील कर पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर का लेवल बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को इस बारे में कैसे नहीं पता चला? या फिर जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक तो नहीं है? क्या तुम डीमन किंग हो जो रीइनकार्नेट करके आया है? फिर हमारा मेन लीड सोचता है कि अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं पहले टाइम पे तो बहुत बेकार इंसान था, एक लूजर की तरह, बट अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारा मेन लीड बोल देता है अरे हाँ मैं ही डीमन किंग हूँ जो रीइनकार्नेट करके आया हूँ। फिर वो लोमड़ी ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या तुम डीमन किंग हो? और फिर बोलती है कि ठीक है मैंने हार माना, तुम मुझे मार सकते हो, और वहीं पर लेट जाती है ताकि वो उसको मार सके। बट हरूटो बोलता है कि नहीं मैं तुमको नहीं मारूंगा जब तक तुम मेरे पर हमला नहीं करोगी। और फिर वो उसको एक नाम देता है जो कि फ्ले होता है और फिर बोलता है ठीक है फ्ले अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। तभी वो लोमड़ी उसको रोकती है और बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा काइंड हो, तुम बहुत अच्छे हो, और बोलती है कि आपने मुझे जान से नहीं मारा और मुझे एक नाम भी दिया है जिसकी वजह से हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आप मेरे मालिक होगे और मैं आपकी हमेशा सेवा करूंगी। तभी हमारा मेन लीड यानी कि हरूटो बोलता है कि अरे नहीं मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता, तुम ऐसे मत बोलो। तभी हरूटो की पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर वो लोमड़ी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है अरे मालिक तुमको क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना? फिर हरूटो बोलता है कि मैं एक बच्चा हूँ और मुझे मिल्क की ज़रूरत है, मुझे दूध पीना है। तभी हमारी फ्ले बोलती है कि रुको मैं कुछ करती हूँ, और फिर दिखाया जाता है कि फ्ले अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर एक गर्ल में चेंज कर लेती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बट उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते, जिसकी वजह से हरूटो बहुत शर्माने लगता है और बोलता है कि तुम्हें कोई कपड़े पहनने चाहिए। फिर हरूटो अपने क्यूब की मदद से उसको कपड़े पहना देता है। फिर फ्ले बोलती है कि बट मैं अभी भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। तभी फ्ले को फील होता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। फ्ले हरूटो को बता देती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, क्या मैं उसको मार दूँ? हरूटो बताता है कि नहीं पहले तुम उससे बात करो, वो क्या चाहता है। फिर हरूटो फ्ले के ऊपर एक बैरियर कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो सुन पाए कि वो क्या बोल रहा है। फिर फ्ले उस आदमी के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर जो आदमी वहाँ पर आया होता है वो बोलता है कि मैं इस बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। फ्ले बोलती है कि तुम्हें ये बच्चा क्यों चाहिए, तुम इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते। वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे मना करने का, मेरे रिलेटिव ने इसको पैदा किया है और इन्होंने इसको यहाँ पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से मैं इसको वहाँ से वापस लेने आया हूँ। फिर फ्ले बोलती है कि तुम लोग कैसे हो, फेंकी हुई चीज़ को वापस लेने के लिए आते हो। वो आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि ये बच्चा भूखा है इसलिए मैं इसके लिए दूध लेके आया हूँ, जिसको देखकर हरूटो बहुत खुश होता है और बोलता है कि जल्दी से उससे दूध ले लो। बट फ्ले मना कर देती है और बोलती है कि तुमको पता चल गया ना मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है कि नहीं बट मैं जानता हूँ कि तुम किसी इंसान के बच्चे को नहीं पाल सकती हो। ये बात
सुनकर फ्ले बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो और तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है। फिर वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी से पहले ही वो बच्चा मर गया और वो डिलीवरी नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे को बहुत दुख होता है और इस बच्चे को सिर्फ इसके लेवल की वजह से फेंक दिया गया है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसको अच्छे से जीने का अधिकार है। ये सब सुनकर फ्ले बहुत रोने लग जाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो आदमी फ्ले से बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये बच्चा तुम्हारा मास्टर है तो तुम इसका पर्सनल अटेंडेंट बन सकती हो। फ्ले बोलती है कि ठीक है, बट मैं अपने मास्टर का बहुत ख्याल रखूंगी। फिर इस बात की डील फ्ले और उस आदमी के बीच में बन जाती है। इसके बाद वो आदमी हरूटो को उठा लेता है और उसकी टोकरी को तोड़ देता है और उसके ऊपर ब्लड भी डाल देता है, जिससे कि लोगों को लगे कि हरूटो मर चुका है। और फिर वो हरूटो को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पर 9 साल बीत चुके होते हैं और हरूटो भी बड़ा हो जाता है। जो आदमी हरूटो को लेकर आता है उसी को हरूटो अपना फादर बोलने लग जाता है और उसकी मॉम भी होती है और एक छोटी सिस्टर भी होती है। हरूटो बोलता है कि उस टाइम मैं दूध पीकर बस यहाँ से जाने ही वाला था, बट इन लोग की काइंडनेस देखकर बस मैं यहीं पर रुक गया। और हरूटो बताता है कि मुझे यहाँ पर सभी प्यार करते हैं, बस मेरी छोटी बहन को छोड़कर, क्योंकि मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती, बाकी सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं, बट उसकी छोटी बहन फ्ले को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिसको देखकर हरूटो बहुत जेलस फील करता है। फिर हरूटो की बहन चार्ले फ्ले से बोलती है कि क्या तुम आज मेरे साथ खेलोगी, बट फ्ले बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, क्योंकि मुझे अभी हरूटो ने एक इम्पोर्टेंट काम दिया जो कि मुझे पूरा करना है। बट हरूटो फ्ले को बोल देता है नहीं कोई बात नहीं, तुम चार्ली के साथ खेल लो। फिर दिखाया जाता है कि शार्लेट फ्ले के साथ बहुत खेल रही होती है और बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ हरूटो उन दोनों को विंडो से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है और हरूटो से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे साथ शार्लेट नहीं खेलती या फिर तुमसे पसंद नहीं करती है तो हो सकता है कि शार्लेट तुम्हारे से शाय फील करती है, इस वजह से वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है और उसको नहीं पता कि तुम्हारे सामने उसको किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। तभी हरूटो परेशान हो जाता है और बोलता है क्या कहीं चार्ली को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक 30 साल का बुढ़ा आदमी हूँ और उसको 30 साल के आदमी के साथ खेलना पसंद नहीं हो। ये सब बोलकर वो बहुत परेशान होने लग जाता है। बट तभी उसकी मॉम बोलती है कि क्यों ना तुम उसके लिए कुछ स्पेशल करो, जिससे कि उसको फील हो कि मेरा भाई बहुत अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है, और वैसे भी फ्यूचर में हमारा जो कुछ भी वो तुम्हारा ही होने वाला है, तो तुम बस एक रूम में क्यों बैठे रहते हो, तुम भी घर से बाहर निकलो और जाके चार्लेट के साथ खेलो और एंजॉय करो। ये सारी बातें हरूटो बहुत ही ध्यान से सुनने लग जाता है और समझने लग जाता है। सो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।